ऋषिकेश मुखर्जी एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने कमर्शियल और आर्ट सिनेमा के बीच एक मिडिल सिनेमा की शुरुआत की। इनकी फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल रहती थी। कमर्शियल फिल्म्स के टॉप स्टार इनकी फिल्म्स में काम करते थे और आर्ट फिल्मों की तरह इनकी फिल्में रियलिटी से जुड़ी होती थी। और रियलिटी के नाम पर आर्ट फिल्म में जो इंटीमेट सीन्स दिखाए जाते थे उनसे भी इनकी फिल्में दूर रहती थी। लिहाजा आज की इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे ऋषिकेश मुखर्जी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियां जिनसे आप शायद ही वाकिफ होंगे। जैसे कि कैसे ऋषिकेश मुखर्जी ने गवाया था दिलीप कुमार से गाना, बालिका स्कूल के साइंस टीचर ऋषिकेश मुखर्जी कैसे बने फिल्म मेकर और क्यों अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे बड़े सितारे ऋषिकेश मुखर्जी के सामने बोल भी नहीं पाते थे, और फिर कैसे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ऋषिदा की वजह से बन गए दुश्मन। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। व्यूअर, कलकत्ता के एक अच्छे खासे ब्राह्मण परिवार में जन्मे ऋषिकेश मुखर्जी का फिल्मों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था और वे तो केमिस्ट्री से ग्रेजुएट होने के कारण कलकत्ता के ही एक बालिका स्कूल में बतौर टीचर नौकरी करने लग गए थे। लेकिन ऋषिदा के दादाजी का यह सोचना था कि बालिका स्कूल होने की वजह से ऋषिदा कहीं बिगड़ ना जाए, इसलिए उन्हें वहां से हटवाकर BN सिरकार के न्यू थिएटर में बतौर कैमरामैन काम पर लगवा दिया और वहीं से फिर उन्होंने फिल्म एडिटिंग भी सीखी और बाद में बिमल रॉय के साथ उनके असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर मुंबई चले आए। मुंबई के अंधेरी में ऋषिदा एक कमरा किराए लेकर रहने लगे और उसी दौरान उनकी दोस्ती दिलीप कुमार से हो गई, जो कि अक्सर उनके कमरे पर आते थे। और बाद में दिलीप कुमार की सलाह पर ही उन्होंने फिल्म मुसाफिर डायरेक्ट की, जिसमें दिलीप कुमार ने लता मंगेशकर के साथ एक गाना भी गाया। मुसाफिर के बाद ऋषिदा ने राज कपूर के साथ फिल्म अन्नाडी बनाई और देवानंद के साथ असली नकली, यानी उस जमाने के तीनों बड़े स्टार्स के साथ ऋषिदा ने काम किया। और धर्मेंद्र, जो कि 60 के दशक में रोमांटिक फिल्मों से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उन्हें अनुपमा और सत्यकाम जैसी फिल्मों के जरिए एक बेहतरीन अभिनेता साबित किया। और 70s में धर्मेंद्र जहां एक्शन हीरो के रूप में पहचाने जाते थे, तो 70s में फिल्म चुपके चुपके के जरिए उन्होंने एक बेहतरीन हास्य अभिनेता धर्मेंद्र को साबित किया। तुम्हारी तो भाषा ही नष्ट हो गई है मुंबई में रहकर। नष्ट नहीं साहब, भ्रष्ट कहिए, भाषा भ्रष्ट हो गई। व्यूअर, ऋषिकेश मुखर्जी जब उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म आनंद के लीड हीरो की तलाश में थे, तभी आनंद के वन ऑफ द राइटर गुलजार ने आनंद की कहानी राजेश खन्ना को सुनाई, जो कि उस समय सुपरस्टारडम एंजॉय कर रहे थे और कई प्रोड्यूसर्स फिल्में साइन करवाने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे। और राजेश खन्ना उस समय फिल्म के लिए फीस के तौर पर 15 लाख रुपए लेते थे। लेकिन आनंद की कहानी उन्हें इतनी पसंद आई कि वे खुद ऋषिकेश मुखर्जी के पास गए और उनकी सारी शर्तें मानते हुए 7 लाख यानी आधी फीस में फिल्म साइन कर ली। अब ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद की शूटिंग मोहन स्टूडियो में शुरू की, जहां पर वे साथ में गुड्डी और बुड्ढा मिल गया की शूटिंग भी कर रहे थे। और इसी की वजह से समय की काफ़ी किल्लत रहती थी और राजेश खन्ना शूटिंग स्थल पर अक्सर लेट पहुंचते थे। और ऐसे ही एक बार राजेश खन्ना जब शूटिंग स्थल पर लेट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऋषिदा सेट पर उनके इंतजार में बैठे चेस खेल रहे थे और उन्होंने राजेश खन्ना को मेकअप रूम में जाने का इशारा किया। राजेश खन्ना मेकअप करवाकर और किरदार में डलकर जैसे ही बाहर निकले, ऋषिकेश मुखर्जी जोर से चिल्लाए पैकअप, और शूटिंग बंद कर दी गई। राजेश खन्ना को महसूस हो गया कि ये सब उनकी लेट लतीफ़ी के कारण हो रहा है, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी और बाद में वे समय से सेट पर पहुंचने लगे। व्यूअर, आनंद के बाद ऋषिदा ने अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को एक साथ लेकर फिल्म नमक हराम बनाई और नमक हराम ही वो फिल्म थी जिससे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के कंपटीटर कहलाने लगे। दरअसल नमक हराम की कहानी को शुरुआत में जिस तरह सेट किया गया, उसके अनुसार फिल्म के क्लाइमेक्स में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर मर जाता है। लेकिन राजेश खन्ना ने जब ये सुना तो उन्हें ये कुछ पसंद नहीं आया और बाद में फिल्म की कहानी इस तरह सेट की गई कि अमिताभ बच्चन के बजाय राजेश खन्ना के कैरेक्टर की मौत हो जाती है। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन नाराज ना हो जाए, इसलिए क्लाइमेक्स में उनके कैरेक्टर को भी मजबूत कर दिया गया। और फिल्म जब रिलीज हुई तो जंजीर फिल्म के सुपरहिट हो जाने की वजह से अमिताभ बच्चन की भी काफ़ी तारीफ की गई, जिसके चलते राजेश खन्ना ने कहा था कि इंडस्ट्री को नया सुपरस्टार मिल चुका है अमिताभ बच्चन के रूप में। और फिर नमक हराम के बाद राजेश खन्ना ने न तो अमिताभ बच्चन के साथ कभी काम किया और न ही ऋषिकेश मुखर्जी के साथ, जबकि अमिताभ बच्चन
और ऋषिकेश मुखर्जी ने नमक हराम के बाद भी अभिमान और मिली तथा चुपके चुपके और आलाप जैसी फिल्मों के लिए काम किया। और चुपके चुपके में तो कहानी के अनुसार अमिताभ और जया बच्चन वाले किरदार के लिए ऋषिकेश मुखर्जी किसी नए एक्टर को और एक्ट्रेस को लेना चाह रहे थे, लेकिन जब जया जी और अमिताभ बच्चन को इस बारे में पता चला तो वे सीधे ऋषिदा के पास गए और नए एक्टर एक्ट्रेस के बजाय खुद को फिल्म में लेने की रिक्वेस्ट की, जिस पर ऋषिकेश मुखर्जी ने उनसे कहा कि ये रोल बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी अमिताभ जया नहीं माने। लिहाजा उनकी छवि को देखते हुए ऋषिकेश मुखर्जी ने उनके किरदार जितने हो सकते थे उतने इंक्रीज किए, लेकिन फिर भी जया अमिताभ ने चुपके चुपके फिल्म में बिल्कुल फ्री में काम किया। चुपके चुपके के बाद ऋषिदा ने अमिताभ बच्चन के साथ आलाप, जुर्माना और बेमिसाल जैसी फिल्में बनाई जो कि कमर्शियली सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन इसी बीच ऋषिदा ने अमोल पालेकर के साथ गोलमाल नामक हास्य फिल्म बनाई जो कि हिंदी सिनेमा की हास्य फिल्मों में काफ़ी ऊंचा स्थान रखती हैं। लेकिन इसके बाद 80s में ऋषिदा ने जितनी भी फिल्में बनाई उनमें से ज़्यादातर कमर्शियल फेलियर साबित हुई, जिसके चलते ऋषिदा ने टीवी सीरियल्स बनाने शुरू किए जो कि टीवी सीरियल्स के इतिहास के कुछ बेहतरीन सीरियल्स गिने जाते हैं। और साल 1998 में ऋषिदा की आखिरी फिल्म झूठ बोले कौवा काटे रिलीज हुई। 1999 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन फिर आया साल 2000 जो कि ऋषिदा के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। ऋषिदा की पत्नी पहले ही ये दुनिया छोड़ जा चुकी थी और जून 2000 में इनका संदीप मुखर्जी नामक दूसरा बेटा जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाता था वो ट्रेन से कहीं जा रहा था और रास्ते में उसे दमे का अटैक हुआ और वो ये दुनिया छोड़ चल बसा। ऋषिकेश मुखर्जी का बड़ा बेटा प्रदीप अमेरिका में सेटल हो गया और इनकी तीनों बेटियों की भी शादियां हो गई हैं। लिहाजा अपने अंतिम दिनों में ऋषिकेश मुखर्जी अकेले ही रहते थे और फिर जून 2006 में घुटने और गुर्दे की बीमारियों के चलते उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 1.5-2 महीने भर्ती रहने के बाद 27 अगस्त 2006 के दिन शाम को 4:45 बजे ऋषिदा का देहावसान हो गया। ऋषिकेश मुखर्जी भले ही ये दुनिया छोड़ चल बसे, लेकिन उनकी फिल्मों के जरिए वे हमेशा याद रखे जाएंगे। आप हमारी अगली वीडियो में फिल्म संसार के किस निर्देशक या अभिनेता पर इसी तरह की वीडियो चाहते हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ लगातार बनाते रहने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। धन्यवाद। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए।